आपका आयर ड्रायर परसेंटेज अगर बढ़ाया, हॉट एयर का परसेंटेज बढ़ाया तो इंक ड्राइंग फास्ट होने का चांसेस ज़्यादा है। अगर आयर ड्रायर काम नहीं करता तो उसका ऑक्सीडेशन के लिए थोड़ा सा हमको मेंटेन करना पड़ेगा, डिलीवरी में हमको पाटा में रखना पड़ेगा। यूवी के टाइम ऐसा नहीं है, जो भी होना है इंस्टेंट होना है। जैसे यूवी रेज पास होता है, उसका जो मोनोमर्स है और उसका जो रेजिन पार्ट है, ओलिगोमर और मोनोमर्स दो पार्ट है। ओलिगोमर जो रेजिन पार्ट है जो ग्लॉस देता है, स्कफ देता है, और मोनोमर्स उसका लिक्विड पार्ट है। ये दोनों पॉलीमराइजेशन होगा यूवी रेज के से ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में काम होगा और आपका ड्राइड इंक आएगा। तो नॉर्मल इंक जैसा है नहीं इसका, और ये 100% सॉलिड आएगा, कुछ भी इवापोरेशन नहीं है, कुछ भी उसके पेपर के अंदर जाता नहीं, जो भी होगा सॉलिड होगा। तो इको फ्रेंडली अगर इंक का बात करते हैं, यूवी इंक इको फ्रेंडली है, 100% VOC फ्री। नॉर्मल इंक ऐसा नहीं है, आपको कुछ ना कुछ तो सॉल्वेंट रहता है, कुछ ना कुछ तो ऑयल पार्ट रहेगा, कुछ इवापोरेशन होगा। यूवी का जो लैंप्स आता है, ये रिफ्लेक्टर है। एक नंबर जो है वो मरकरी वेपर लैंप है, वहाँ से रेडिएशन डायरेक्ट कभी जाएगा नहीं, ये पार्ट क्लोज रहेगा, रेडिएशन ऐसा होकर निकलता है। डायरेक्ट रेडिएशन आएगा तो पेपर जलने का चांसेस है, तो कभी भी जो भी होगा रिफ्लेक्शन से काम होगा। और इसका जो ऊपर में जो टॉप पार्ट है, 3 नंबर पार्ट, वहाँ पे यूवी में 2 टाइप का यूवी है। अभी हम लोग अगर एलईडी का बात करते हैं, थोड़ा सा यूवी समझ लो। यूवी का रेंज मोटा मोटा 180 से लेके 500 तक उसका रेज है। यूवी लैंप का जो भी रेज निकलता है उसमें ओजोन गैस रहेगा, ओजोन जनरेशन रहेगा और हीट जनरेशन रहेगा। जब भी हीट जनरेशन होता है, एरिया जो है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो हमको हीट जनरेशन कम करने के लिए एक चिलर चाहिए टॉप में, यूवी लैंप के टॉप में, जो लैंप को ठंडा रखेगा। और ये जो ओजोन गैस है, इसके लिए आपका एक एग्जॉस्ट रहना चाहिए। एग्जॉस्ट नहीं रहेगा तो जो एम्प्लॉयज़ है उसके लिए काफ़ी खतरा है कि कैंसरस है, ये ओजोन गैस कैंसरस है। यूवी का अभी 3 जनरेशन हो गया है, नॉर्मल यूवी, फिर HUV आया है 285 टू 425, जो थोड़ा सा यूवी से ग्रीनर है कि हमको इसमें इतना हीट जनरेशन नहीं है, इतना ओजोन जनरेशन नहीं है। और अभी जो लेटेस्ट आया है वो है LED 365 से 395। तो अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है LED ट्रेंड, LED UV का बात करते हैं, तो LED UV में सबसे ग्रीनेस्ट UV इंक है, जहाँ पे आपको ओजोन जनरेशन नहीं है, मतलब नॉन कैंसरस है, हीट जनरेशन नहीं है। तो आप नॉर्मल कोई भी प्रेस पे अगर LED इंक लगाते हैं तो आपको इतना प्रिकॉशन लेने का ज़रूरत नहीं, जैसे यूवी में लगाना पड़ता है, गॉगल्स लगाओ, काला शर्ट पहनो, काला पैंट पहनो, हाथ में ग्लव्स पहनो, इसमें इतना मारामारी नहीं है। LED इंक लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है। चार नंबर जो है वो एग्जॉस्ट है। यहाँ से हमको ओजोन जो निकलता है वो हमको बाहर फेंकना है। अगर नॉर्मल रूम में अगर फेंक देते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये यूवी लैंप का रेडिएशन है। यहाँ से नॉर्मल यूवी लैंप, उसमें जैसे विजिबल लाइट आता है फिर यूवी लैंप का काम ख़त्म होता है। तो 180 से लेके 500 के आसपास, 480, 490, 800 के ऊपर आपका IR लैंप है, मतलब वेवलेंथ काफ़ी बड़ा हो गया। यूवी लैंप काफ़ी शॉर्टर वेवलेंथ है, तो आपका यूवी रेडिएशन जो होगा बहुत फास्ट रिएक्शन है। जितना शॉर्टर वेवलेंथ उतना फास्ट रिएक्शन, जितना लंबा वेवलेंथ उतना स्लो रिएक्शन। यूवी लैंप नॉर्मली एक जस्ट ऐसे दिया हुआ है, आजकल काफ़ी मॉडर्नाइजेशन हो गए हैं। नॉर्मली पूरा चेन रिएक्शन है, कुछ भी सॉलिड लिक्विड पार्ट छोड़ते नहीं है, जो भी होता है फाइनल बॉन्डिंग होके फाइनल पॉलीमराइजेशन होगा। तो यूवी इंक जो आप पेपर में उतारेंगे, अगर प्रॉपर क्योर हो गया है तो ड्राइड फिल्म आएगा, नहीं तो फिर आपको स्मेल आएगा यूवी इंक में, अगर बराबर से क्योर नहीं हो गया। इट्स ए क्रॉस लिंकिंग ऑफ पॉलीमर्स, ड्राइड कोटिंग
or dried ink on the surface. ये जैसे यूवी इंक जैसे आप सुखाते हैं, हम लोग बोलते हैं यूवी इंक सूख गया, एक्चुअली उसका नीचे पॉलीमराइजेशन चालू रहता है। फाइनल जो रिपोर्ट आता है, हमको जो भी टेस्टिंग करना है, जैसे हम स्क्रब भी टेस्ट करते हैं यूवी वार्निश का, तो एक्चुअली 24 घंटे के बाद ही चेक करना चाहिए। कोई भी प्रोसेस पे जाओ, स्क्रब चेक करो, उसका रब चेक करो, उसका स्लिप चेक करो, 24 आवर्स के बाद उसका जो भी चेकिंग प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि टोटल पॉलीमराइजेशन 24 आवर्स लगता है। तीन पार्ट में यूवी इंक सूखता है। यूवी ए जो है ये टॉप पार्ट है। किधर गया? ये समझो पेपर है, ये सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर यूवी इंक बैठा है, तो ये पेपर के साथ में जो एडिशन करेगा वो यूवी ए करेगा, ठीक है। फिर ये पार्ट जो है, बी पार्ट जो है ग्लॉस देगा, और सी पार्ट जो है ये स्कफ देगा। तो आपको तीन पार्ट में यूवी सूखता है। आपका लैंप का एक लाइफ टाइम रहता है, 1000 आवर्स उसका लैंप लाइफ टाइम है। अगर 800 आवर्स हो गया है और आप फिर भी आप यूवी लैंप चला रहे हैं, तो आपको किधर ना किधर ड्राइंग में, एडिशन में आपको प्रॉब्लम देगा, क्योंकि उसका रेज उतना प्रॉपर नहीं निकल रहा है जितना उतना एडिशन के लिए चाहिए। तो आपका टेप टेस्ट फेल हो सकता है, आपका नेल टेस्ट फेल हो सकता है। वो तीनों रेज जो है इवनली अटैक करना चाहिए। आप अगर ये पार्ट देखेंगे, हर एक नैनोमीटर का अलग अलग इफेक्टिवनेस है, हर रेज इक्वल काम नहीं करता है। ये ऐसा पिक्चर ऐसा आ सकता था ना, हर ऐसा इवन पिक्चर आ सकता था, ऐसा इवन पिक्चर नहीं है। यूवी लैंप का जब भी सुखाने का स्टाइल आता है, इवन पिक्चर आता नहीं है। हर एक नैनोमीटर का जो रेज है इवन सुखाता नहीं है। कोई नैनोमीटर 80% काम करता है, कोई नैनोमीटर 20% काम करता है। एक पर्टिकुलर रेज 20% काम कर सकता है, एक पर्टिकुलर रेज 80% काम कर सकता है। हर एक का अलग अलग रिएक्शन है। कोई स्कफ देता है, कोई ग्लॉस देगा, कोई एडिशन देगा। तो ज़रूरी नहीं है हर एक लैंप इवन काम करेगा। इफेक्टिव है 180 to 380 नैनोमीटर। बाकी जो है रेज निकलता है, उसमें ओजोन जनरेशन होगा, हीट जनरेशन होगा। इफेक्टिवनेस है 180 to 380। यूवीसी जो है ये हेल्थ हैजर्डस है। आपको स्किन में अगर ये रेज लगा तो काफ़ी डैमेज कर सकता है। स्किन में कैंसर लगा और आप धूप में गए तो कैंसरस हो सकता है। यूवी बी रेज जो है, जैसे हम यूवी वार्निश में हाथ डुबा के कुछ काम किया, कुछ किसी ने कुछ इफेक्टिव घोटने के लिए गया हाथ में और बर्फ प्रॉपर धोया नहीं, हाथ में वही हाथ लेके बाहर सनलाइट में गया, तो बॉयल्स आने का चांसेस है। ये जैसे जैसे यूवी चलता है, काफ़ी लोगों को खांसी का इशू होता है, छाती में वैसा सफोकेशन जैसा होता है। तो ये तीनों रेज में ऐसा प्रॉब्लमेटिक तीनों रेज है। तो हम यूवी रेज अगर यूज़ करते हैं, उसमें से सबसे कम हैजर्डस है यूवी ए। और एलईडी लैंप्स जो है इसका रेंज इसमें आता है। तो एलईडी जो है लेटेस्ट ग्रीनेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसका अगर फॉर्मुलेशन का बात करते हैं, पिगमेंट नॉर्मल जो इंक में यूज़ होता है, सेम इंक में सेम पिगमेंट यहाँ पे यूज़ होता है। जो एडिटिव्स आता है वो जैसे नॉर्मल इंक के लिए यूज़ होता है, वैक्स आता है, फिर आपका स्लिप एडिटिव आता है, सेम यहाँ पे यूज़ होगा। फोटो इनिशिएटर्स जो है ये एक्चुअली हमारे वहाँ पे कैसे ड्रायर्स है, यहाँ पे फोटो इनिशिएटर है। और ये बाइंडिंग एजेंट्स जो मोनोमर्स बोलते हैं, वो दोनों को जोड़ता है।
जो रेजिन पार्ट है उसको जोड़ता है और फिर चेन जैसा फॉर्मेशन बनाएगा। लेफ्ट साइड में इंक विदाउट रेडिएशन, राइट साइड में विथ रेडिएशन। ये विथ रेडिएशन, इंक यूवी इंक रेडिएशन के बाद नॉर्मली पॉलीमराइज्ड होके ऐसा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ये यूवी लैम्प का मोटा मोटा एक पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ से एक एनोड और कैथोड रहेगा और मरकरी वेपर लैंप्स रहेगा और वैक्यूम, अंदर वैक्यूम रहेगा। तो जो भी रेज आएगा ये फ़र्क है। नॉर्मल यूवी लैम्प से इतना यूवी निकलता है, बाकी हीट जनरेशन आईआर निकलता है, हीट जनरेशन होगा, विजिबल लाइट भी निकलेगा। तो यूवी लैम्प का जो इफेक्टिवनेस है 30% उसका इफेक्टिवनेस है, बाकी उसका बाकी एक्स्ट्रा फोकट का पार्ट है। जो हीट जनरेशन होता है, ओजोन जनरेशन होगा, वो एक्स्ट्रा। इसका सरफेस टेम्परेचर ऑलमोस्ट 850 डिग्री टेम्परेचर। अगर कोई भी पेपर चलता है, सर जैसे बोल रहे थे कर्ल होता है, ऐसा कुछ भी कर्ल होता है पेपर चलने का टाइम, अगर लैंप को टच हो गया तो आग लगने का चांस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सरफेस टेम्परेचर ऑलमोस्ट 850 डिग्री टेम्परेचर। नॉर्मली 1000 आवर्स उसका लाइफ है, कोई 2000 आवर्स भी देता है। सप्लायर के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा सप्लायर से आप लैंप लेते हैं। ये कुछ मशीन स्पेसिफिकेशन है, अगर किसी को चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं। कितना इंटेंसिटी का लैंप यूज़ होना चाहिए मशीन टू मशीन डिपेंड करेगा, और उसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फाइल मिलेगा सर, फ़ोटो निकालने का ज़रूरत नहीं, फाइल मिल जाएगा। BMPA में दे देता हूँ, उनको आप लोग को मिल जाएगा। थोड़ा वाटर बेस्ड वार्निश देखते हैं। नॉर्मली एक्रेलिक रेजिन यूज़ होता है। वाटर बेस्ड वार्निश मतलब नॉर्मली एक्रेलिक रेजिन, बाकी जितना भी है पानी बोल सकता है, पानी बोलो, थोड़ा सा सॉल्वेंट बोलो, थोड़ा अमोनिया, जो भी है। मेन पार्ट है 40% एक्रेलिक वार्निश, बाकी उसका एजेंट जो है बाइंडिंग एजेंट रहेगा, उसका दूसरा प्रॉपर्टीज़ बढ़ाने के लिए कुछ हम एडिटिव्स डालते हैं, वो अलग से। नॉर्मली एक्रेलिक वार्निश जो आपको ग्लॉस देगा, ड्राइंग देगा, प्लस स्कफ देगा। एक्स्ट्रा स्कफ चाहिए फिर हम उस हिसाब से एडिटिव्स डालते हैं। ये छोड़ के एंटी फोमिंग एजेंट भी काफ़ी आता है, और जैसे जैसे फिल्म फॉर्मेशन होता है, हमको फिल्म फॉर्मेशन बहुत फास्ट होना चाहिए। जैसे मेटलाइज पॉलिएस्टर के ऊपर हम कोटिंग करते हैं, एंकर कोट करते हैं, उसके लिए फिल्म फॉर्मेशन काफ़ी फास्ट होना चाहिए, तो उसके लिए फिल्म फॉर्मेशन का अलग एक एडिटिव आता है। आप नॉर्मल वार्निश में डालेंगे तो भी फिल्म फॉर्मेशन होगा। 60% वाटर एंड IP एंड एमोनिया, बाकी 40% सॉलिड। एडिटिव्स के लिए आप आपके जो भी सप्लायर है उनसे बात कर सकते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ एडिटिव्स चाहिए तो। काफ़ी सारा एडिटिव्स आता है। रिटार्डर आता है, आपको बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइंग हो रहा है, आप रिटार्डर मंगाओ, परसेंटेज के हिसाब से आप एडिशन डाल सकते हैं। एंटी फोमिंग एजेंट काफ़ी कम यूज़ होता है आजकल, पहले जैसा अभी इतना नहीं है। वेटिंग एजेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। अनइवन पेपर्स रहेगा, आपका वार्निश अगर प्रॉपर ले नहीं बैठ रहा है तो आप वेटिंग एजेंट डाल सकते हैं, 0.5% 1%, तो ले प्रॉपर आ जाएगा। नॉर्मली हम लोग वेटिंग एजेंट में इंडियन हिसाब से हम IPA डालने को बोलते हैं। 5 to 10% IPA ऐड करेंगे तो उसका स्प्रेडेबिलिटी बढ़ जाता है, आप वेटिंग एजेंट का काम हो जाता है। फिर भी अगर बेटर वेटिंग एजेंट चाहिए, आपके सप्लायर से बात कर सकते हैं। 2-3 टाइप का डैम्पनिंग वार्निश एप्लीकेशन आता है। एक तो डैम्पनिंग सिस्टम, अगर पैन से चलाना है
हाइडेलबर्ग के मशीन अगर देखते हैं तो उसका जो पेन रोलर है जहाँ पे पानी जाता है वहाँ से वार्निश एप्लीकेशन करो, फिर प्लेट टू पेपर, प्लेट टू ब्लैंकेट, ब्लैंकेट टू पेपर, फिर इंक डक्ट से भी डाल सकते हैं। ये छोड़ के कोटिंग रोलर्स जो है, रोलर कोटिंग, एनीलॉक्स कोटिंग, दोनों टाइप का अवेलेबल है। डैम्पनिंग टाइप में आपका सबसे ज़्यादा जो ट्रांसफ़र है डैम्पनिंग और कोटिंग में ज़्यादा होता है। इंक डक्ट में इतना डिपोजिशन नहीं मिलता है क्योंकि बीच में काफ़ी ज़्यादा रोलर्स रहता है। डैम्पनिंग में क्या है, आपका प्लेट है फिर ब्लैंकेट है, पानी का रोल, आपको प्लेट को रोलर दिया, वार्निश दिया, वार्निश ब्लैंकेट को दिया, ब्लैंकेट पेपर को दिया। इंकिंग यूनिट का जो वाटर बेस वार्निश आता है काफ़ी ट्रिकी रहता है चलाने का, एकदम स्पेशलाइज कोई प्रिंटर रहेगा तो ही चला सकता है। नॉर्मली कोई भी मशीन पे वाटर बेस वार्निश थ्रू डक्ट चलेगा नहीं, प्रिंटर भी चाहिए आपको। ये नॉर्मल रोलर कोटर काफ़ी जनों के पास है, नॉर्मल पहले ऐसा ही आता था, अभी एनीलॉक्स रोलर आ गया, चेम्बर डॉक्टर ब्लेड, फिर अभी ये सिस्टम हो गया। फिर एनीलॉक्स के परसेंटेज के आपका LPI कौन सा है उस हिसाब से आपका डिपोजिशन कितना है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट फ्लेक्सो एप्लीकेशन ऑफसेट में इम्प्लीमेंटेशन। एनीलॉक्स का सेल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उसके ऊपर अगर डिस्कशन होता है तो हम लोग नॉर्मली हेक्सागोनल यूज़ करते हैं, ये वाला यूज़ करते हैं। फिर उसके अंदर LPI कितना, उसका पर इंच कितना खड्डा है उसके ऊपर, प्लस उसका डेप्थ कितना है उसके ऊपर डिपोजिशन डिपेंड करता है। फिर उस हिसाब से आप रोलर मैन्युफैक्चरर जो है, एनीलॉक्स रोलर मैन्युफैक्चरर, उनके साथ बात करके आप रोलर ऑर्डर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आइडिया दिया हुआ है। अगर आप फ्लेक्सो एप्लीकेशन का बात करेंगे जहाँ पे मेटेलिक कलर्स यूज़ होता है, मैडम को ज़्यादा मालूम रहेगा, मेटेलिक कलर्स में ज़्यादा डिपोजिशन चाहिए आपको। मेटेलिक कलर्स का पिगमेंट का साइज़ काफ़ी बड़ा रहता है, ऑलमोस्ट नॉर्मल इंक का जो पिगमेंट साइज़ है 5 to 8 माइक्रोन के बीच में रहेगा, मेटेलिक 10+ रहेगा। तो आपको जो ग्लॉस चाहिए, लस्टर चाहिए, वो मेटेलिक में ज़्यादा नहीं मिलेगा अगर LPI कम यूज़ हो गया या तो खड्डा जो है उसका डेप्थ जो बोलते हैं हम, डेप्थ जो है कम यूज़ हो गया तो आएगा नहीं। तो आपको उस हिसाब से एनीलॉक्स चूज़ करना है, मेटेलिक के लिए अलग एनीलॉक्स, नॉर्मल के लिए अलग एनीलॉक्स। लेकिन ये मेनली फ्लेक्सो के लिए एप्लीकेबल है, ऑफसेट में मेटेलिक कोई यूज़ नहीं करता है। कोई लीकर कार्टन करता है तो फिर उसके लिए अलग। हम लोग विस्कोसिटी मीटर काफ़ी जन ने देखा रहेगा, नॉर्मली B4 कब बोलता है, या तो फिर जर्मन में अगर होता है तो फिर उसका जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से। नॉर्मली इसमें हम लोग जब भी विस्कोसिटी चेक करते हैं, इसका जो वॉल्यूम है वो 100 cc है, 100 cc वार्निश आता है। फिर नीचे उसका जब भी हम जैसे उसका ड्रिपिंग चालू करते हैं, फिर वहाँ का स्टॉप वॉच जो भी आता है वो उसका विस्कोसिटी, नॉर्मली वाटर बेस वार्निश विस्कोसिटी सेकेंड्स में गिना जाता है। कोई पॉइज नहीं, सेंटी पॉइज नहीं। सेंटी पॉइज और पॉइज जो है सेमी विस्कस मटेरियल के लिए यूज़ होता है। जैसे इंक आता है फिर पॉइज, सेंटी पॉइज आ गया, जैसे लिक्विड पार्ट आ गया फिर सेकेंड्स में आएगा। वाटर बेस वार्निश नॉर्मली टेम्परेचर में उसका विस्कोसिटी लो होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर लो बढ़ता है उसका विस्कोसिटी लो होता है। नॉर्मली हम लोग वाटर बेस वार्निश जब भी यूज़ करते हैं, हम लोग काफ़ी जन ऐसा यूज़ करते हैं कि हॉट एयर भी चलाते हैं, IR भी चलाते हैं। नॉर्मली वाटर बेस वार्निश जब भी चलता है, इसका है हॉट एयर से काम हो जाना चाहिए। कोई भी वाटर बेस वार्निश हॉट एयर से काम हो जाना चाहिए। अगर IR वार्निश, IR ड्रायर कोई चला रहा है, दैट इज़ वेस्टेज। नहीं, IR ड्रायर क्यों नहीं चलाना चाहिए। आप जब भी वाटर बेस वार्निश यूज़ करते हैं ना, उसका जो एक्रेलिक वार्निश है, एक्रेलिक रेजिन है, उसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है एक, वो 110 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है। अगर आप IR ड्रायर चलाते हैं तो उसका जो पाइल टेम्परेचर है 55 क्रॉस होता है। 55 जैसे क्रॉस होता है, जो मेन जो रेजिन पार्ट है वो रीमेल्ट होता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। अगर रेजिन पार्ट सॉफ्ट होना चालू हो गया, फिर दोनों शीट एक दूसरे के साथ चिपकेगा। जैसे चिपकना चालू होगा, आपको लगता है कि नहीं अभी थोड़ा सा गीला ही लगता है, थोड़ा हॉट एयर IR दोनों बढ़ाते हैं तो और थोड़ा रीमेल्ट होता है।
तो IR ऑफ करो, कोई भी वाटरवेज वार्निश चलाने के टाइम IR ऑफ करो, हॉट एयर परसेंटेज बढ़ाओ, बेटर काम करेगा। IR साइकोलॉजिकल इफेक्ट, IR में कुछ होता नहीं है, उसका उल्टा इफेक्ट खराब होता है। इलेक्ट्रिसिटी बचेगा कंपनी का, और क्या, मालिक खुश हो जाएगा। ये नॉर्मली एक्सटेंडेड डिलीवरी जो बोलते हैं हम लोग, ये कोटिंग यूनिट रहेगा तो ये IR ड्रायर विथ हॉट एयर, इसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये दोनों ऑफ कर सकते हैं। इसमें IR ड्रायर परसेंटेज कम करके हॉट एयर परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। ये नॉर्मली मशीन से निकालेंगे तो ऐसा दिखता है IR ड्रायर का पार्ट। इसका ब्लैंकेट्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, एक्चुअली ब्लैंकेट्स तो ठीक है। हम लोग नॉर्मली वार्निश का ग्लॉस मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग 3 एंगल में ग्लॉस देखते हैं। जो एकदम हाईएस्ट ग्लॉस वाला वार्निश है, जैसे आप प्लेइंग कार्ड का वार्निश देखेंगे हाईएस्ट ग्लॉस वाला, तो हमको एंगल जो है 85 डिग्री एंगल लेना है, क्योंकि आप हाईएस्ट ग्लॉस ऐसा देखेंगे तो इतना ज़्यादा ग्लॉस नहीं दिखेगा। नॉर्मल ग्लॉस देखते हैं तो 60 डिग्री, सॉरी हाईएस्ट ग्लॉस में 20 डिग्री है, मीडियम मैट में आपको 85 देना है, और मीडियम ग्लॉस में आपको 60 डिग्री लेना है। तो तीनों ग्लॉस का एंगल अलग होना चाहिए। ये ग्लॉसोमीटर, अगर ये BY के गार्डनर करके कंपनी है, वहाँ का ग्लॉसोमीटर जब भी हम चेक करते हैं तो एंगल चेंज करके फिर आपको ग्लॉस मेजरमेंट होना चाहिए। कोई भी वार्निश कोई भी ग्लॉसोमीटर में कोई भी एंगल पे मापना नहीं है, मेजरमेंट के हिसाब से एंगल चेंज करना है। ये ट्रबल शूटिंग का जो फाइल है, मैं चाहिए तो आपको सबको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। ये डिस्कशन करना काफ़ी लंबा है, और जिसको मैं एप्लीकेशन मालूम है उनको डिस्कस कर सकते हैं। अभी जैसे बोल रहा था कि अनइवन वार्निश का लेयर्स आता है, समझो आप अगर अनइवन वार्निश का लेयर्स आता है तो आपको क्या करना चाहिए। एक तो ब्लैंकेट पैकिंग चेक करो, पहला काम। अगर आप अनइवन होता है तो हो सकता है ब्लैंकेट पैकिंग ही प्रॉपर नहीं है। दूसरा, जो डैम्पिंग पैन रोल है, वार्निश का जो पैन रोल है, पैन रोल टू स्टील रोल प्लस स्टील रोल टू वार्निश ब्लैंकेट, टोटल कनेक्शन बराबर है कि नहीं, उसका निप प्रेशर बराबर है कि नहीं, वो चेक कर सकते हैं। प्रिंटिंग स्पीड के सामने उसका स्पीड बराबर है कि नहीं। अगर वार्निश का रोलर प्रॉपर नहीं घूम रहा है तो प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा, तो आपको अनइवन सप्लाई देगा। कभी ज़्यादा सप्लाई हो सकता है, कभी कम सप्लाई हो सकता है। और ये छोड़ के अगर वार्निश का प्रॉब्लम रहेगा तो आपको अनइवन होल्स दे सकता है, तो उस केस में आप IPA एडिशन करके देख सकते हैं, 5 to 10% IPA एडिशन करके देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अगर ख़राब आ रहा है वार्निश की वजह से, तो वार्निश नॉर्मली जैसे एप्लीकेशन होता है फिर फैनिंग आउट हो जाता है। आपने एक बाजू छापा फिर बैक साइड छाप रहे हैं तो पेपर ऑलरेडी फैन हो गया है। उस टाइम पे जैसे पेपर कर्ल होता है, आप बोलते हैं वार्निश हो गया, एक बाजू वार्निश हो गया, पेपर कर्ल हो गया, फिर बैक साइड छापने के टाइम पूरा फैनिंग हो रहा है। जो कोटिंग का जो अगर ऊपर से देखेंगे तो पैकिंग ज़्यादा हो सकता है। वार्निश का नीचे जो ब्लैंकेट है उसका पैकिंग ज़्यादा होता है, तो पूरा का पूरा वार्निश ट्रांसफ़र हो रहा है। जितना चाहिए उतना वार्निश ट्रांसफ़र करो। एक्स्ट्रा वार्निश ट्रांसफ़र करेंगे तो पेपर ऑलरेडी मॉइस्चर लेके पूरा कर्ल होने का चांसेस करेगा। तो ब्लैंकेट का पैकिंग देखना है। जो कोटिंग प्लेट है, अगर आपने ब्लैंकेट काटा है या तो प्लेट बनाया है, नाइलो प्लेट बनाया है, उसका जो प्रोपोर्शन रहता है नाइलो प्लेट के हिसाब से, उसका रजिस्ट्रेशन अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो मिस रजिस्ट्रेशन होने का चांसेस है। प्लस अगर आपने कोटिंग प्लेट का जो क्लैंप है वो क्लैंप प्रॉपर टाइट नहीं किया तो चांसेस है कि रजिस्ट्रेशन ख़राब रहेगा।
नॉर्मली जहाँ पे स्ट्रिप वार्निशिंग होता है वहाँ पे होता है, पैकेजिंग कंपनी में जहाँ पे स्ट्रिप वार्निशिंग होता है, ब्लैंकेट काटा है और काफ़ी जगह पे ब्लैंकेट्स काट के फिर पेपर ब्लैंकेट कुछ बहुत ज़्यादा टाइट हो गया तो फिर पुलिंग ज़्यादा होता है, उस केस में भी मॉइस्चराइजेशन ज़्यादा हो सकता है। अगर प्रॉपर ब्लैंकेट यूज़ होता है, कोटिंग वाला ब्लैंकेट, जैसे वार्नी प्लेट करके आता है काफ़ी कंपनी का, वार्निश के लिए अलग ब्लैंकेट आता है, आप काटेंगे तो ईजिली निकल जाता है। नॉर्मल ब्लैंकेट यूज़ करेंगे तो उसका टोटल पार्ट खींचता है। कम ग्लॉस आने की वजह से कुछ प्रॉब्लम आता है। तो एक तो है वार्निश मैन्युफैक्चरर्स के साथ बात करो पहला कि हाई ग्लॉस वार्निश भेजो हमको, पहला हाई ग्लॉस वार्निश चाहिए। दूसरा, अगर आप हाई ग्लॉस वार्निश यूज़ करें फिर भी आपको ग्लॉस नहीं आता है, कोटिंग क्वांटिटी बढ़ा के देखो। और लास्ट ऑप्शन, आप सुखाओ, इंक सुखाओ, फिर फाइनल कोटिंग करो, क्योंकि वेट ऑन वेट शायद वो वार्निश कंफर्टेबल नहीं है इतना। आपका इंक ज़्यादा गीला है और ऊपर से आप वार्निश भी गीला डाल रहे हैं तो इंक जो है ज़्यादा पी रहा है, तो इंक का ग्लॉस और कोटिंग का ग्लॉस दोनों मिलके उस जगह पे ग्लॉस कम हो गया। इंक जो है एब्जॉर्प्शन ज़्यादा किया, इंक सूखा नहीं है, आपने फास्ट ड्राइंग इंक यूज़ नहीं किया, स्लो ड्राइंग इंक यूज़ कर रहे हैं और आप टॉप में वाटर बेस वार्निश कर रहे हैं। तो वाटर बेस वार्निश आप नीचे जो बेस है उसका, ऊपर टॉप में वाटर बेस वार्निश यूज़ किया, नीचे का इंक सूखा नहीं है, ऊपर का वापस एक गीला लेयर हो गया। तो इंक जो है थोड़ा सा फास्ट ड्राइंग इंक यूज़ होना ज़रूरी है। बैड ड्राइंग, एक तो विस्कोसिटी वार्निश का जो आजकल जो विस्कोसिटी लेवल आता है, कोई कंपनी हायर विस्कोसिटी वार्निश सप्लाई करता है, तो उसमें क्या होगा, वार्निश का जो लेयर आएगा, आपको ग्लॉस लेवल बढ़ाने के लिए आप वार्निश ज़्यादा सप्लाई करेंगे, तो लेयर ज़्यादा हो गया तो आपको वार्निश का ड्राइंग स्लो हो जाएगा। फिर ड्रायर टेम्परेचर, हॉट एयर का जो ड्रायर टेम्परेचर है वो टेम्परेचर लो रहेगा तो भी ड्राइंग स्लो रहेगा। एयर हॉट एयर ड्रायर स्लो हो गया, IR बंद है और हॉट एयर भी कम है तो भी ड्राइंग स्लो हो जाएगा। और आपका जो वार्निश टोटल जो ट्रांसफ़र हो रहा है, हो सकता है वार्निश प्रॉपर है, विस्कोसिटी भी प्रॉपर है, लेकिन रिलीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो रिलीज़ भी आपको मापने के लिए उतना प्रॉपर रिलीज़ चेक करना चाहिए। ये ड्रॉबैक इफेक्ट, जैसे अभी मैं बोला, इंक अगर लेस ड्राइंग रहेगा, कम सूखने वाला इंक रहेगा और आप अगर वार्निश एप्लीकेशन कर रहे हैं तो इस टाइप का इफेक्ट होता है कि जैसे इमेज जहाँ पे 4 कलर इमेज है वहाँ पे कम ग्लॉस दिखता है, बाजू में थोड़ा सा हाफ टोन है वहाँ पे अच्छा ग्लॉस दिखता है। क्रैकिंग दिखते हैं तो आप अगर देखते हैं तो वहाँ पे लास्ट एंड पे देखेंगे तो क्रैकिंग होगा, जहाँ पे आप फोल्डिंग कर रहे हैं वार्निश का, कोई भी कार्टन छापा है वाटर बेस वार्निश से आप फोल्डिंग करने को गया तो आपको क्रैकिंग दिखता है, तो ओवर क्योरिंग हो गया है, वार्निश का जो मॉइस्चर लेवल होना चाहिए सूखने के बाद वो भी निकल गया। तो अब टोटल जो ड्राइड फिल्म है उसमें आप फोल्डिंग किया है और टोटल वार्निश जो है क्रैक हो गया। तो आप हॉट एयर लेवल, हॉट एयर का जो इंटेंसिटी है प्लस IR का इंटेंसिटी वो चेक करके फिर फाइनल वार्निश चलाना चाहिए। आप अगर देखेंगे तो डिक्रीज ड्रायर टेम्परेचर, या तो फिर प्रिंटिंग स्पीड बढ़ाओ आप अगर ड्रायर एडजस्ट नहीं कर पाते, या तो अगर समझो बहुत ज़्यादा क्रैकिंग हो रहा है, जैसे 4 कलर इफेक्ट है, 4 कलर इफेक्ट में आपको क्रैकिंग दिख रहा है, पूरा वार्निश में ऐसा क्रैक हो रहा है, तो आपका डिज़ाइन का जो फाइल है उसमें जैसे UCR बोलते हैं हम लोग, अंडर कलर रिमूवर बोलते हैं, GCR बोलते हैं, उस टाइप का काम किया हुआ है क्या? आप 400 के 400 पूरा इंक उतार नहीं सकते ना, 4 कलर सॉलिड में 400% इंक उतार नहीं सकते, चारों कलर 100% नहीं उतार सकते। तो आपको ये काम हुआ है क्या पहले चेक करो, अगर नहीं हुआ है तो इंक का लेयर काफ़ी ज़्यादा है, फिर टॉप में आपने वार्निश का लेयर दिया तो लेयर काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से सब सूख गए हैं और क्रैकिंग हो गया, वो भी चांसेस है। और फिर लास्ट ऑप्शन
मैन्युफैक्चरर से बात करो। फ्लेक्सिबल वार्निश आता है आजकल वाटर बेस में, फ्लेक्सिबल वार्निश, मतलब कोई भी पोजीशन रहेगा तो वार्निश फ्लेक्सिबल रहेगा, आपको क्रैकिंग नहीं देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अनइवन लेयर जैसा है, हम लोग ऑरेंज पील बोलते हैं। यहाँ पे वार्निश जो है प्रॉपर फ्लो नहीं हो गया। अगर वार्निश अगर हम पूरा एप्लीकेशन कर रहे हैं, एक जगह पे जाके वो रुक जाता है, फिर वापस आगे जाता है। एक तो जो ले हो रहा है वार्निश का, जो ले होता है वो ले प्रॉपर नहीं हो रहा है। मशीन स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा मशीन स्पीड 8000 चल रहा है या तो 10,000 चल रहा है, तो 9000 पे ला के देखो, हो सकता है वो ले बैठ जाए। या तो फिर वार्निश का विस्कोसिटी रिड्यूस करो, बहुत ज़्यादा मोटा वार्निश है, लेयर प्रॉपर नहीं आ रहा है। मोटा वार्निश होने की वजह से क्या है, जब तक वो ले देता है तब तक निकल जाता है शीट, तो वार्निश का विस्कोसिटी थोड़ा डाउन करो। या तो फिर लास्ट ऑप्शन पेपर चेंज करो, मैन्युफैक्चरर तो लास्ट में आएगा ही। ये भी ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम है, सरफेस टेंशन कम रहेगा, मतलब वार्निश का विस्कोसिटी अगर कम रहेगा तो आपको अनइवन लेयर दिखेगा, ऐसा दाना 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 दाना। तो हो सकता है सरफेस टेंशन आपको कम करने के लिए कुछ एडिटिव मैन्युफैक्चरर कोई सप्लाई करता है, या तो फिर आईपी एडिशन दे सकते हैं। फोमिंग, आप जैसे शुरुआत में बोल रहा था, अगर फोमिंग आता है आपके मोटर्स जो है, उसका जो पाइपलाइन है, पहले तो उसका अगर किधर बबल एयर लीकेज है क्या पहले वो चेक कर लो। अगर लीकेज वीकेज पूरा प्रॉपर है तो फिर मैन्युफैक्चरर से एंटी फोमिंग एजेंट मंगा सकते हैं, या तो वार्निश चेंज करो। नॉर्मली वाटर बेस वार्निश में अगर मैन्युफैक्चरर कोई प्रॉब्लम नहीं करता है तो प्रॉपर चलना चाहिए, नहीं तो फिर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एजेस में वार्निश जमा होता है। अगर आप कट करते हैं, फाइनल कट करते हैं, एजेस में वार्निश जमा होता है। ये एलिजाबेथ का अगर देखेंगे तो साइड में वार्निश जमा हुआ है ऐसा। तो जो एक्सेसिव प्रिंटिंग प्रेशर रहेगा, बहुत ज़्यादा ब्लैंकेट टू प्रिंटिंग प्लेट प्रेशर रहेगा, तो जो स्प्रेडेबिलिटी है ऐसा पूरा निचोड़ के लेके जा रहा है। वार्निश जो है पूरा प्लेट से वार्निश निकाल के पूरा ब्लैंकेट पे उतर रहा है, तो उस टाइम पे ऐसा चांसेस ज़्यादा है कि आपका स्क्वाश जैसा इफेक्ट आएगा, पूरा एजेस में ऐसा वार्निश का लेयर 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 दिखेगा। तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वार्निश प्लेट टू ब्लैंकेट, ब्लैंकेट टू प्लेट और इम्प्रेशन सिलेंडर, या तो फिर क्वांटिटी कम करो वार्निश का। विस्कोसिटी कम करके भी देख सकते हैं, लेकिन विस्कोसिटी कम करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा दूसरा प्रॉब्लम भी आ सकता है। ऐसा ड्रॉपलेट्स जैसा प्रोडक्ट होता है, जैसे वार्निश बहुत ज़्यादा लो विस्कोसिटी रहेगा तो वार्निश छींटा मारता है। रोलर कोटर में जब भी आप वार्निश चलाते हैं, हाई स्पीड में मशीन घूम रहा है, पतला वार्निश रहेगा, तो आप विस्कोसिटी प्रॉपर नहीं है तो वार्निश एजेस से यहाँ से पूरा छींटा मार के पूरा साइड में पूरा मशीन में स्प्लिटिंग करता है, स्प्लैश होता है। तो जो वार्निश मोटा करने के लिए कुछ एजेंट आता है, या तो फिर हायर विस्कोसिटी वार्निश मंगा सकते हैं। ये जो है ब्लॉकिंग का बात हो रहा है, ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा वार्निश हो गया है, या तो फिर ड्रायर जो है काफ़ी हाई चलाया हमने, नॉर्मली इसके लिए होता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो पूरा स्टिकीनेस हो गया है। 4 कलर जहाँ पे हेवी 4 कलर है वहाँ पे वार्निश चिपक गया है पूरा एरिया में। तो हो सकता है एक तो बहुत ज़्यादा सॉलिड कंटेंट है, जो चारों कलर है काफ़ी सॉलिड कंटेंट है, इंक का लेयर भी काफ़ी है, वार्निश का लेयर भी काफ़ी है, इसकी वजह से सेट ऑफ जैसा इफेक्ट दिखा रहा है। और ये छोड़ के काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। IR ड्रायर भी चलाया हमने, हॉट एयर भी चलाया, तो उसके वजह से भी दोनों प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये ब्लॉकिंग जो है ऐसा भी इफेक्ट देता है, जगह जगह पे थोड़ा पिकिंग जैसा लगेगा, सेट ऑफ हो गया। एक पर्टिकुलर पैच में वार्निश का सेट ऑफ देखेंगे तो स्मीयरिंग जैसा बोलते हैं हम लोग। तो स्पॉट वार्निशिंग के टाइम जैसे हम लोग प्लेट का जो कटिंग करते हैं, वो कटिंग के टाइम हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया तो इंक ट्रांसफ़र जैसा होगा। यहाँ पे इंक ट्रांसफ़र होता है, इंक कोटिंग
फॉर्म रोल पे आपको इंक का लेयर आ गया देखेंगे तो वार्निश क्वांटिटी है ना, जब भी आप चलाते हैं क्वांटिटी कम हो गया या तो स्पीड कम हो गया, तो जो लेयर वार्निश का होना चाहिए पेपर पे उतरने के लिए उतना कम लेयर है, उधर से गीला पेपर आ रहा है और वार्निश के ब्लैंकेट पे आपका स्टिक हो रहा है, वो ब्लैंकेट पे इतना वार्निश है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, पेपर से इंक लेके वार्निश को ख़राब कर देगा। और वार्निश थोड़ा एक 50 शीट जाएगा तो वार्निश भी कलरेशन हो जाएगा, उसमें ब्लैकिश कलर हो सकता है, जो कलर ज़्यादा है वो कलर ज़्यादा देखेगा। तो एक तो ब्लैंकेट पैकिंग देखो, मेन तो पैकिंग देखो, उसका रोटेशन का स्पीड देखो कोटिंग का, या तो बहुत ज़्यादा पतला वार्निश आया है। ये भी ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम है, वार्निश लोडर पे इंक पाइलिंग हो रहा है, जो पुराना वाला प्रॉब्लम है उसी के कनेक्शन है। मैट वार्निश में स्ट्रिकिंग्स हो रहा है। मैट वार्निश में नॉर्मली स्ट्रिकिंग्स इसके लिए होता है कि मैट वार्निश का जो मैटिंग एजेंट रहता है, हम मैट एजेंट डालते हैं मैटी इफेक्ट लाने के लिए, तो वो मैटिंग एजेंट जो आपने एनीलॉक्स यूज़ किया है, वो एनीलॉक्स का होल्स इतना नहीं है कि पूरा ट्रांसफ़र करेगा। तो होल्स अगर मैटिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं समझो 15%, तो आपको चाहिए हाई मैट इफेक्ट, और आपका वार्निश का जो LPI है वो 160 LPI है, तो हो सकता है इतना अच्छा इफेक्ट नहीं देगा, आपको ऐसा लाइन दिखाएगा, अनइवन लेयर्स दिखाएगा। यही इसी जगह पे अगर 80 to 100 LPI का वार्निश का रोलर्स यूज़ करते हैं एनीलॉक्स, तो पूरा ट्रांसफ़र होता है और काम भी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यूज़ ए चेम्बर ब्लेड सिस्टम विथ ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्पाइरल पैटर्न रोलर। तो हम हेक्सागोनल रोलर्स का बात कर रहे थे नॉर्मल वार्निश के लिए। जब भी हम हेवी पिगमेंटेड इंक यूज़ करेंगे, हायर पिगमेंटेड इंक यूज़ करेंगे, उस टाइम पे स्पाइरल पैटर्न रोलर यूज़ करेंगे एनीलॉक्स का, तो बेटर ट्रांसफ़र दिखाएगा। पेपर कर्ल होता है, आपके वार्निश के टाइम पेपर पूरा कर्ल हो गया तो बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट है, पानी जो विस्कोसिटी जो है काफ़ी लो है वार्निश का, तो पेपर ज़्यादा मॉइस्चर लेके कर्ल हो गया, तो एक तो मैन्युफैक्चरर को बोल के हायर विस्कोसिटी मंगा सकते हैं, या तो फिर हायर थिकनेस पेपर यूज़ कर सकते हैं। और अगर सब कुछ प्रॉपर है तो क्वांटिटी कम करो वार्निश का, जितना चाहिए उतना ही क्वांटिटी यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। नॉर्मली हम लोग वाटर बेस्ड वार्निश में स्कॉच टेप चेक नहीं करते, लेकिन कोई कंपनी चेक करता है। आजकल नया चेकिंग सिस्टम आया है, उसमें स्कॉच टेप भी चेक होता है, तो पेपर के साथ उसका कितना अच्छा एडेशन हो गया वो चेक करते हैं। तो एक तो इंक का ड्राइंग कितना फास्ट होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, प्लस वार्निश का ले कितना अच्छा हो गया उसके ऊपर भी स्कॉच टेप टेस्ट चेक करेंगे। नॉर्मली ये 24 आवर्स के बाद ही होगा, क्योंकि इंक फिल्म भी टोटल ड्राई होना है, वार्निश फिल्म भी टोटल ड्राई होना है। इमीडिएट चेक करेंगे तो सब कुछ ही फेल होएगा। जो भी चेकिंग होना है इसका 24 आवर्स के बाद। ये मोटा मोटा वाटर बेस्ड वार्निश, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एक तो PE डालते हैं जो स्लिप देगा, और एक PTFE डालते हैं जो स्कफ देगा। ये जो है ना, ये प्रोडक्ट जो है ना, ये हम लोग जूता वाला जो पॉलिश यूज़ करते हैं वो भी PE है। ये सबसे सस्ता वाला प्रोडक्ट है PE है। आप जूता को जब तक पॉलिश नहीं मारेंगे चमकेगा नहीं, क्योंकि वो पॉलिश मारेंगे तो टॉप लेयर में आएगा। ये टॉप लेयर इतना पतला है, मतलब इसका प्रोडक्ट जो है इतना हल्का है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत लो है, तो उसको ऊपर आने के लिए टाइम लगता है। ये प्रोडक्ट ऊपर आने के लिए टाइम लगता है। जब भी आप इंक छापते हैं, आपने बोला मुझे हाई स्लिप वार्निश भेजना, हाई स्लिप इंक देना, हाई स्कफ इंक देना, कभी भी इंक छापने के बाद इमीडिएट स्कफ आने के लिए आपको घिसेंगे तो निकल सकता है। नेक्स्ट दिन छापो, इसको नेक्स्ट दिन घिसो, बराबर रहेगा। क्यों? उसका वैक्स लेवल टॉप में आने के लिए 24 आवर्स लगा। आपको 24 आवर्स क्यों देना है? आपको स्कफ भी चेक करना है, ये भी ऊपर आने के लिए टाइम देना पड़ेगा, तो ही आपको स्कफ मिलेगा। हर प्रोडक्ट में ही है, यूवी वार्निश बोलो, वाटर बेस्ड वार्निश बोलो, इंक बोलो, 24 आवर्स देना पड़ेगा, तो ही ये टॉप लेयर में आएगा, तो आपको प्रॉपर इफेक्ट देगा। ऐसा ज़बरदस्ती नहीं आज ही खींचना है तो फिर वो मारा मारी है वैसा। सर हाँ,
सो थोड़ा मुझे गाइडेंस दीजिए फूड ग्रेड इंक्स और नॉर्मल इंक्स और यूवी इंक्स में। फर्स्ट मुझे ये जानना है कि यूवी इंक्स क्या फूड ग्रेड इंक्स होते हैं? यूवी इंक्स में फूड ग्रेडिंग्स होता है। नॉर्मली यूवी इंक्स में फूड ग्रेड कैसा रहता है, आप जब भी फोटो इनिशिएटर यूज़ करते हैं, मोनोमर्स और फोटो इनिशिएटर, ये दोनों का जो क्वालिटी रहता है उसमें फ़र्क रहता है। हम लोग बोलते हैं बेंजोफेनॉन फ्री बोलते हैं, एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ होता है बेंजोफेनॉन फ्री, नैनोफेनॉन फ्री। ये अगर ओलिगोमर, मोनोमर और फोटो इनिशिएटर तीनों में नहीं है तो दैट इज़ फूड ग्रेडिंग। ओके, सो नॉर्मल यूवी इंक्स फूड ग्रेड इंक्स नहीं होते हैं कि होते हैं? नहीं, नॉर्मली जो अभी समझो आपको कोई कंपनी आपको ऑफर किया यूवी 750 रुपया पर किलो पर कलर, आप समझ के चलो यूवी इंक्स फूड ग्रेड नहीं है, क्योंकि इतना सस्ते में फूड ग्रेड इंक्स आता नहीं है, और कोई भी आता भी रहेगा वो क्वालिटी लोअर रहेगा। ओके, तो आपको फूड ग्रेडिंग्स आता है आज के डेट में जो भी रॉ मटेरियल अवेलेबल है, वो बेसिक रेट चालू होता है उसका 1500 प्लस। ओके, तो वो फूड ग्रेडिंग लेवल ही अलग है, उसका रॉ मटेरियल भी अवेलेबिलिटी मारी है। सो जब हम आपको यूवी इंक्स का ऑर्डर देते हैं तो उसमें आपको फूड ग्रेड इंक्स में बोलना पड़ेगा। और नॉर्मली फूड ग्रेडिंग्स कोई भी कंपनी इतना स्टॉक नहीं करता, क्योंकि उसका सेल्फ लाइफ भी कम रहता है। ओके, नॉर्मल यूवी इंक का सेल्फ लाइफ 1 साल है। हाँ, आप फूड ग्रेडिंग की लेंगे या तो मेटेलिक यूवी इंक लेंगे तो उसका सेल्फ लाइफ कम होता है। ओके, एंड नॉर्मल इंक्स और फूड ग्रेड इंक्स के कंपोजिशन में एक्चुअली क्या फ़र्क होता है, उसमें कुछ है? नॉर्मल इंक्स में आप अगर फूड ग्रेड इंक्स देखेंगे तो वेजिटेबल ऑयल ज़्यादा परसेंटेज रहेगा, उसमें सॉल्वेंट ना के बराबर रहेगा, क्योंकि सॉल्वेंट डालेंगे तो फिर VOC फ्री चीज़ नहीं रहता। VOC फ्री मतलब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्री है। तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी फ्री रहेगा जब भी आप पेट्रोलियम डिस्टिलेट पूरा ना कर देंगे। इंक फॉर्मुलेशन से पेट्रोलियम डिस्टिलेट 0 करेंगे तो VOC फ्री हो जाएगा। और आपके जो रेजिन बनता है, वार्निश बनता है, वहाँ पे भी आपको 0 करना है पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स। तो फूड ग्रेडिंग्स नॉर्मली बहुत रेयर कंपनी है जो लोग सप्लाई कर रहे हैं। कन्वेंशनल में अवेलेबल है, थोड़ा सा कॉस्टली है, ज़्यादा यूवी जैसा नहीं है, लेकिन यूवी काफ़ी कॉस्टली है। सो व्हेन वी आर यूजिंग फूड ग्रेड इंक्स इन नॉर्मल वे, नॉट द यूवी वे, एनी अदर थिंग दैट वी हैव टू टेक नोट व्हाइल वी आर रनिंग द प्रिंटिंग बिसाइड्स? आपको फूड ग्रेड इंक्स जब भी चलाते हैं तो आप जब भी वॉश यूज़ करते हैं वो एरोमेटिक वॉश यूज़ नहीं चलेगा। एरोमेटिक मतलब जो भी पेट्रोलियम डिस्टिलेट से बनता है जिसका फ्लैश पॉइंट 40 डिग्री है, वो फूड ग्रेड वार्निश या तो इंक्स के लिए, क्लीनिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर कंटामिनेशन होएगा। आपके कोई भी मेकरेडी वाला शीट उसके पास गया तो चेकिंग होगा तो पकड़े जाएंगे। तो आपको एलिफेटिक वाला वॉश जो आता है, फोगरा अप्रूव्ड एलिफेटिक वॉश, दैट इज़ रिकमेंडेड। Besides that, besides changing the wash and the ink, anything else? प्लेट क्लीनर भी आप चेंज करना चाहिए। और ये छोड़ के अगर बात करेंगे तो फिर पेपर भी उसी हिसाब से यूज होना चाहिए। पेपर मैन्युफैक्चरर को भी संभालना जरूरी है। वो कुछ भी पेपर डालेगा, आप बोलेंगे सब कुछ फूड ग्रेड लिया, फिर भी ऐसा क्यों हो गया। सर, एक यूवी प्रिंटिंग इंक्स में आजकल ट्रेंड है जिसमें स्क्रैच प्रूफ इंक्स आ रहे हैं। व्हेन यू प्रिंटेड एट दैट टाइम इटसेल्फ इट बिकम्स स्क्रैच प्रूफ, सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ वार्निश। हाँ, सो आता है, दैट इज नॉर्मल। सो यू कैन आस्क। इंस्टेंटली वो स्क्रैच प्रूफ हो जाता है कि 24 आवर्स चाहिए होता है उसमें भी? नहीं, नॉर्मली इट इज स्क्रैच प्रूफ इनिशियली इन द बिगनिंग। जैसे हाँ, जैसे आप छापते हैं लैम्प के नीचे से आता है, आपको नेल टेस्ट में पास हो जाता है। डिपेंड करता है, आप उसमें थोड़ा सा कॉस्ट डिफरेंस रहेगा, लेकिन स्क्रैच प्रूफ ही मतलब बेटर है वो। कुछ क्वेश्चन? नो, कमर्शियल रोलर्स, कन्वेंशनल रोलर्स नहीं। कन्वेंशनल रोलर्स कैसे रहता है, आप नाइट्राइल रोलर्स यूज़ करते हैं। नाइट्राइल रोलर्स जो रहता है, नॉर्मली रोलर्स, इसके पहले एक सेशन हुआ है ना रोलर्स का, हुआ है ना? हाँ, कन्वेंशनल का बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग नाइट्राइल रबर यूज़ करते हैं। इसमें नॉर्मली कन्वेंशनल में इशू क्या रहता है, आप IPA और IPA सब्सटीट्यूट में थोड़ा सा फ़र्क रहना चाहिए रोलर्स मैन्युफैक्चरर के, जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग को देते हैं। IPA के टाइम आपका रोलर हार्डनेस अगर 28 to 32 रहेगा, इतना इश्यूज नहीं है। जब भी IPA सब्सटीट्यूट के टाइम आता है, ये 4 रोलर
इंक फॉर्म रोल और डैम्पिंग फॉर्म रोल, ये थोड़ा संभालना ज़रूरी है, क्योंकि IPA सब्स्टिट्यूट जब भी आप यूज़ करते हैं उसमें ट्राइग्लिसराइड रहता है। जो पोर्स है रोलर्स के, जैसे हमारे स्किन में पोर्स है, हम ग्लिसरीन यूज़ करते हैं ठंडी के टाइम कि मॉइस्चर निकल ना जाए, वैसे ही ट्राइग्लिसराइड है जो IPA सब्स्टिट्यूट में रहता है, तो वो रोलर्स के पोर्स बंद कर देते हैं, फिर रोलर हार्ड हो जाता है। जितना रोलर हार्ड होगा उतना प्लेट में स्कमिंग जल्दी पकड़ेगा। हमको नरम रोलर चाहिए, तो जब भी IPA सब्स्टिट्यूट के टाइम आता है, रोलर मैन्युफैक्चरर को बोल के जो फॉर्म रोल है उसको 22 से 25 डिग्री ये स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं, खाली फॉर्म रोल को, इंक और डैम्प फॉर्म रोल को, और डैम्पिंग पैन रोल को 18 to 20, ये IPA सब्स्टिट्यूट के टाइम। यही अगर कन्वेंशनल और UV दोनों के लिए कॉम्बिनेशन रोल यूज़ करना है, ये हार्डनेस बढ़ के 35 से 40 होता है फॉर कॉम्बी, बस इतना ही फ़र्क है। कन्वेंशनल रोलर पे UV नहीं चलेगा, क्योंकि रोलर्स UV इंक के साथ में आने के बाद रोलर्स नरम हो जाएगा, फिर निप प्रेशर जो है आप 4 या 5 mm रखते हैं, 1 महीना UV इंक चलाओ सेम मशीन पे, पूरा स्कमिंग ही आएगा, दूसरा कुछ आएगा ही नहीं, पानी ही बढ़ाते बैठेंगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि रोलर्स पूरा नरम होके पूरा फैल जाएगा, वो दूसरा कुछ होगा नहीं। तो हमको रोलर्स जो है पहले से कॉम्बी रोलर्स चाहिए, और इसका कंपोनेंट भी अलग है, नाइट्रियल कंपोनेंट नहीं है। और डेडिकेटेड UV चलाना है तो फिर EPDM रोलर चलाना है डेडिकेटेड के टाइम, EPDM चलाना है डेडिकेशन के टाइम, कॉम्बी चलाना है दोनों चलाने के टाइम। EPDM नॉर्मल हार्डनेस के टाइम चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। जब चेंज ओवर होता है हाँ, तो वाटर सॉल्यूशन चेंज करना पड़ता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। नहीं, मतलब कॉम्बी रोलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हाँ, अभी मेरा जॉब चला है UV इंक्स का, जो अब UV पे छाप रहे। अभी नेक्स्ट जॉब है मेरा कन्वेंशनल इंक पे, मेरे को प्रिंट करना है, तो मेरे को बाकी रोलर्स वॉशअप करके वाटर सॉल्यूशन चेंज करना है क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप वॉश कौन सा यूज़ कर रहे हैं, अभी आपको क्या प्रॉब्लम है? मैला आता है, क्या होता है? मैला होता है, चेंज ओवर के टाइम मैला आता है, चेंज ओवर के टाइम मैला आता है, मैला स्कमिंग ज़्यादा होता Scrubbing जो है होता ना। अभी वॉश कौन सा यूज़ कर रहे हैं? UV वॉश यूज़ करते हैं? UV wash। नहीं, टेक्नोवा बराबर है, लेकिन उसका काफ़ी सारा वॉशेस। UV वॉश कौन सा टाइप का वॉश है? स्मेल आता है उसमें, ज़्यादा स्मेल आता है ना। आप फिर एक यूज़ कर रहे हैं आप UV वॉश, जो एरोमेटिक प्रोडक्ट है, इसका फ्लैश पॉइंट है 40 डिग्री। उसके पास एक दूसरा वॉश है, अगर टेक्नोवा की बात करते हैं, नोवा वॉश DP करके, नोवा वॉश DP, ये डुअल पर्पस वॉश है। DP मतलब डुअल पर्पस। इसका फ्लैश पॉइंट 63 है, ये फोगरा अप्रूव्ड है। ये दोनों इंक साफ करेगा। आपका प्रॉब्लम क्या हो रहा है? आप कन्वेंशनल से UV जा रहे हैं, तो कन्वेंशनल इंक थोड़ा रोलर में रह गया, वो UV वॉश से जाएगा नहीं। आप उल्टा सोचो, UV वॉश से आपने UV इंक साफ किया और वापस कन्वेंशनल में जा रहे हैं, तो UV इंक कुछ रोलर में रह गया तो वापस मैला देगा। तो डुअल पर्पस वॉश यूज़ करेंगे तो दोनों इंक साफ करता है। आपका स्टेप्स जो है, चेंज ओवर स्टेप्स जो है काफ़ी कम होता है। आप 3 घंटा साफ करते हैं UV चेंज ओवर करने के टाइम, कन्वेंशनल टू UV, इसमें 1 घंटे में 45 मिनट्स में काम हो जाएगा। मतलब दोनों वॉशिंग के टाइम हम नोवा वॉश DP खाली वॉशिंग चेंज ओवर के टाइम, बाकी टाइम में आप कुछ भी यूज़ करो। आपको लगता है 3 दिन UV चला रहे हैं, आप UV वॉश से साफ करो। क्योंकि जब भी आप चेंज ओवर करते हैं ये प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। ऐसा दूसरा प्रोडक्ट है हाइड्रोसॉल्व करके, हाइड्रोसॉल्व A3, ये वान करके प्रोडक्ट है, उसका वान कंपनी का प्रोडक्ट है। ऐसा काफ़ी सारा कंपनी से, बॉचर का भी प्रोडक्ट आता है। कॉम्बी वॉश बोलेंगे तो आपको सप्लायर सप्लाई करेगा, खाली चेंज ओवर के टाइम मंगाना है। रोलर सेटिंग सेम रहता है? हाँ, रोलर सेटिंग सेम रहता है। जी सर। क्योंकि UV इंक में ज़्यादा तो स्कमिंग नहीं, स्कमिंग का मेन इशू तो ये चेंज ओवर के टाइम पे है। रोलर पे कन्वेंशनल इंक रहेगा, आप UV इंक चला रहे तो स्कमिंग रहेगा।
यस while printing the stock, print area छोटे जो नॉन इमेज एरिया होता है उधर साइड पे जमा होता है, पेपर एरिया छोड़ के। वो अभी हम लोग डिस्कस किया, विंडो फ्रेमिंग बोला ना। हाँ सेम, हाँ, विंडो फ्रेमिंग, एक तो कंडक्टिविटी कंट्रोल नहीं हो रहा है। हाँ प्रिंटिंग से नहीं होता है। नहीं, हाँ नहीं, देखो ये इमेज एरिया है, ये एरिया भर रहा है बराबर ना। इंक जो है, जो भी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं उसका इंक जो है पानी लेके थोड़ा सा इमल्सिफाइड इंक ज़्यादा बना रहा है, कीचड़ ज़्यादा हो रहा है और वो नॉन इमेज एरिया में ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है। तो एक तो हो सकता है कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, या तो जो IPA यूज़ हो रहा है वो पिगमेंट को काट रहा है। IPA जो यूज़ हो रहा है वो पिगमेंट को काट रहा है और पिगमेंट ब्लैंकेट पे और आपके चिलर टैंकी में वो भी जमा होता है। आपका टैंकी का पानी का कलर भी चेंज होता रहेगा ये जमा होने की वजह से, क्योंकि अब ये रेजिन है, रेजिन के चारों बाजू पिगमेंट है और उसके चारों बाजू इंक है, पानी है। अगर ये पानी इतना ख़राब पानी है, IPA इसके साथ बॉन्डिंग ख़राब कर रहा है, तो ये चीज़ ब्लैंकेट पे जमा होएगा। रेजिन जमा नहीं होता है क्योंकि ये हार्ड पार्ट है, स्टिकीनेस ज़्यादा है, ये ना वाटर लवेबल है, मतलब पानी के साथ ज़्यादा अच्छा रिश्ता है उसका, वो पानी में जाने का कोशिश करता है। इंक वाटर मिलता नहीं ना, हम लोग बोलते हैं ना, तो ऐसा वाला हिसाब होता है। ये तेल, ये ऑयल है, ये पानी है, वो क्या करेगा, पिगमेंट को लेके जाएगा, आपका ये नॉन इमेज एरिया भरेगा। या तो IPA पिगमेंट को काट रहा है, या तो कंडक्टिविटी ज़्यादा हो रहा है, या तो इंक में इमल्सिफिकेशन कुछ गड़बड़ हो रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरर को जो वार्निश है वो वार्निश में कुछ गड़बड़ है। इमल्सिफिकेशन हो रहा है लेकिन वो ओवर हो रहा है, ओवर इमल्सिफिकेशन हो रहा है, तभी ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। हर कलर में वेरिएशन दिखेगा आपको, ब्लैक में कम होता रहेगा, मैजेंटा में ज़्यादा होता रहेगा, येलो में ज़्यादा होता रहेगा, हाँ स्पेशल कलर में ज़्यादा होता रहेगा। हो सकता है उसका बॉडी काफ़ी लो है, इंक का बॉडी काफ़ी लो बन रहा है, उसको थोड़ा मोटा बनाओ। इंक का बॉडी अगर थोड़ा मोटा बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम थोड़ा कम होएगा। हाँ, या तो ये बचाना है, आप सिगवा की यूज़ करते हैं ना, तो उसके पास एक एडिटिव है लिथो एडिटिव करके, ये 2 से 5% यूज़ कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम जाएगा। ये इंक वाटर बैलेंस कम अच्छा करता है, वाटर अपटेक कम करेगा इंक में और इंक वाटर बैलेंस अच्छा करेगा। हर एक कंपनी का अवेलेबल है ये, आप माइक्रो को भी बोलेंगे माइक्रो देगा, टोयो को भी बोलेंगे टोयो देगा। तो ऐसा अवेलेबिलिटी है जो वाटर रेजिस्टेंट एडिटिव बोलता है, या तो लिथो एडिटिव बोलता है उसके भाषा में, तो वो मंगा के देख सकते हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। कोड नंबर चाहिए तो फ़ोन पे बोलता हूँ। नहीं, रेट मालूम नहीं है। कोई वर्ड है जो कि हम छाप रहे हैं मैजेंटा का 100% है, येलो 100%, येलो और मैजेंटा 100% है, हाँ, लेकिन विजुअल नहीं दिख रहा है। दूसरा पार्टी का अगर कोई से कोई सवाल आया हुआ है वो बराबर दिखता है। वो बराबर दिख रहा है, हम उसके नज़दीक पहुँच नहीं पाते। नॉर्मली कैसा रहता है, इंक में ट्रैपिंग एक रहता है। ट्रैपिंग मतलब अभी जैसे हम बोले हाई विस्कोसिटी, हाई टैक इंक, लो टैक इंक, जैसे जैसे टैक बढ़ेगा, आप समझो यहाँ पे इंक उतारा है, फिर इसके ऊपर दूसरा कुछ उतरना है। अगर ये वाला जो उतर रहा है इसका टैग अगर ज़्यादा मोटा हाई रहेगा, इतना जल्दी उतरेगा नहीं, क्योंकि ये स्टिकी ज़्यादा है, ये कम स्टिकी है, ये स्टिकी ज़्यादा है। उल्टा इसको स्टिकी होना चाहिए, ये कम स्टिकी होना चाहिए। नहीं समझे मैं? अभी समझो आप होली खेल रहे हैं, आपने तेल लगा के गए फेस पे, आपको होली का कलर लगा नहीं, क्योंकि तेल का टैग जो है, टैग ही है ना, इसको स्टिकीनेस हो रही है। यही चीज़ अगर मेरा जो होली का कलर है उसको मैं थोड़ा और पतला करूँ तो थोड़ा लग जाएगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो आप जो लास्ट कलर छाप रहे हैं, जो येलो है, उसको थोड़ा सा रिड्यूसर मार के थोड़ा टैग लो करो। टैग रिड्यूसर आजकल आप लोग क्या यूज़ करते हैं, जेली यूज़ करते हैं। टैग रिड्यूसर करके लिक्विड टैग रिड्यूसर आता है, जेली बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जेली जो है सिलिकॉन करके आपको मालूम रहेगा, इसका जो पाउडर आता है इसको जलाते हैं हम, मैं आपको फॉर्मुलेशन बोल रहा हूँ, सिलिकॉन को हम जलाते हैं
और डिस्टिलेट में डालेंगे तो जेली बनता है। इसके साथ इंक का कोई संबंध नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है। आप इंक में डालो, इंक पीछे रहता है। आपके प्रिंटर को पूछो, इंक में जेली डालता है और इंक पीछे रहता है, बार बार जाके छुरी मारता है वो। आप लिक्विड टैग रिड्यूसर डालो, एक्चुअली वो डिस्टिलेट्स है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन किया, सॉल्वेंट बोलते हैं ना, सॉल्वेंट है वो, लिक्विड टैग रिड्यूसर सॉल्वेंट है जो इंक बनने के टाइम बनता है। तो उसके साथ खून का रिश्ता है, आप डालेंगे तो इंक का बॉडी भी पतला हो जाएगा, इंक का टैग भी लो होता है, तो आपको ट्रैपिंग बढ़ेगा। तो जो ट्रांसफ़र हो रहा था पहले कम, अभी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा। करके देखो, 2 से 3% ही डालना है, मतलब 1 किलो में 20 ग्राम 30 ग्राम, 20 से 30 ग्राम, डिपेंड करेगा कितना ज़्यादा पतला हो रहा है उसके ऊपर। लिक्विड टैग रिड्यूसर थिन रिड्यूसर भी बोलते हैं वो लोग, थिन रिड्यूसर भी बोलते हैं, वो खुद के हिसाब से नाम रखता है वो। और कुछ क्वेश्चन है? हाँ सर। जब भी नया प्लेट सीटीपी का जब भी जॉब के लिए मशीन को लगाया जाता है, हाँ। तो प्लेट इंक नहीं first पकड़ता time- है। नहीं, हाँ, तो प्लेट इमेज एरिया इंक नहीं पकड़ता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता कौन सा प्लेट है? पहला क्वेश्चन कौन सा प्लेट है? बेक प्लेट है? प्लेट बेकिंग करके आता है? प्लेट मेकिंग करके आता है। बेकिंग करके आता है, तो बेकिंग गम बराबर से यूज नहीं हो गया। अच्छा, मतलब पहला क्वेश्चन है, हाँ। जब भी वो बेकिंग करता है, प्लेट बेकिंग के पहले वो बेकिंग गम लगाता है। अच्छा, हाँ, बेकिंग गम का लेयर बहुत ज़्यादा मोटा हो गया और वो 230 डिग्री टेम्परेचर पे 3 से 4 मिनट रखना है। अच्छा, ये नॉर्मली फंडा है, हाँ 230 डिग्री में 3 से 4 मिनट रखना है। उसका एक बाजू हाँ ओवन में एक बाजू बराबर है हाँ और एक बाजू बराबर नहीं है, तो क्या करता है, पूरा टेम्परेचर बढ़ाता है, इसको 240 से 250 कर देता है और इसको 5 से 6 मिनट रख देता है। अच्छा अच्छा, बाकी गया खड्डे में, ये बाजू पिंक पकड़ा तो पकड़ा, ये बाजू नहीं पकड़ा तो नहीं पकड़ा, भेज देता है। तो मोस्टली इसके तो वजह से ऐसा वो इसके problem वजह से होने का चांसेस है। दूसरा, जब भी वो फाइनल गम मारता है, मतलब गमिंग, ये जब भी गम मारा उसके बाद एक बफिंग करता है पतला करने के लिए, वो नहीं कर रहा है। अच्छा, दोनों चांसेस है, एक वो पतला करके फिर टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया तो गम बहुत ज़्यादा स्टिकीनेस हो गया, और या तो फिर वो पतला नहीं कर रहा, एक ही लेयर मारा और भेज दिया ऐसा। वो जीपी मारने के बाद फिर वो जीपी नहीं मारने का है, GP इस नहीं। टाइम पे हाँ। HD करके प्रोडक्ट आता है टेक्नोवा का। टेक्नोवा का बात करते हैं तो टेक्नोवा। प्लेट क्लीनर HD करके प्रोडक्ट आता है, पिंक कलर का आता है, पिंक कलर, उससे गर्म पानी और इससे मारेगा तो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। नहीं, बेकिंग गम ऐसा प्रोडक्ट प्रमोशन का बात हो रहा है अभी। नहीं, टेक्नोवा का बात करते हैं तो इसका प्रोडक्ट का नाम क्या है? नहीं, नॉर्मली आप अगर देखेंगे काफ़ी सारा प्रोडक्ट कस्टमर ऐसा यूज़ करता है। नोवा यूनिगम करके एक प्रोडक्ट आता है, नोवा यूनिगम को आप डायरेक्ट लगाओ, बेकिंग गम में लगाओ, काम हो जाता है। मैं आपको दूसरा शॉर्टकट उपाय बताया, उसका बेकिंग गम अलग आता है, लेकिन कोई कोई प्रेस में काम नहीं करता है, फिर वो वहाँ पे जुगा रहे हैं, नोवा यूनिगम मारो चल जाता है। मैं टेक्नोवा में था, इसके लिए ये सब प्रॉब्लम आपको बता सकता, नहीं तो क्या मारेगा टेक्नोवा वाला पकड़ के। Sir, normally when we do the changeover, we also run like 3 days UV and 3 days conventional. It takes the same 3 hours to clean and everything. So you suggested that Nova Wash dual purpose should be used. Now what we do is, step 1, we do universal Nova Wash. We clean the rollers, ink rollers. एक मिनट सर, मैं लिखता हूँ, नोवा वॉश यूनिवर्सल। Yeah, we clean the ink rollers. First is that. Step 2, we do color clean paste on the Color ink clean. rollers. सर एक मिनट, Yes, sir. इसको चेंज करो। और Third, after applying the color clean paste, we then again clean it with the universal Nova Wash. हाँ, आप बोलते जाओ। Yeah. Fourth,
obviously at the dampening, we have a dampening roll setup. So we remove the dampening roll setup and clean it with UV cleaning aid 998 organic. The rollers are cleaned. The dampening rolls are cleaned by that. Then fourth step is we apply the deep clean shampoo. Clean it with water. Fifth step is we apply the Transcender UV white ink and let it run for about some time. फिर यूवी वॉश से साफ करते हैं, Yes. Then again we clean it with Nova फिर UV wash. कलर से साफ करते हैं, फिर ऐसा करते हैं। Yeah, so what can we skip? पहला ये कलर क्लीन पेस्ट, ये कलर क्लीन पेस्ट यूज़ करना बंद करो। उसकी जगह पे टेक्नोवा का प्रोडक्ट बात कर रहा हूँ, ग्लेज क्लीन एक्वा करके प्रोडक्ट है। आप अगर बॉचर का बात करते हैं, क्लीन फिक्स करके प्रोडक्ट आते हैं। नहीं, कैल्शियम फिक्स नहीं है, नहीं, क्लीन फिक्स चाहिए हमको। ग्लेज निकालना है, रोलर से ग्लेज निकालना है। कैल्शियम फिक्स खाली कैल्शियम निकालेगा, कैल्शियम फिक्स नहीं। क्लीन फिक्स बॉचर का, टेक्नोवा का ग्लेज क्लीन एक्वा, ठीक है ना सर। इसको चेंज करो, ये डीपी करो सर। आप लिख रहे हैं सर? Yes, yes, I'm noting down. यहाँ पे डीपी करेंगे, Yeah. ग्लेज क्लीन एक्वा डीपी। डैम्पिंग रोल जो सेट करते हैं वो आपका अलग मारा मारी है। डीप क्लीन शैम्पू का कोई काम नहीं है, Okay. चेंज कर दो उसको, सीधा यूवी वर्ड पे आ जाओ। Okay. डीप क्लीन शैम्पू एक्चुअली किसका काम के लिए है? उसका डब्बा पढ़ो कभी, वो रोलर को नरम करता है। Okay. यूवी के साथ साफ करने का कोई संबंध नहीं है। वो आप अगर रोलर हार्ड हो जाता है, आप चल के काफ़ी ज़्यादा रोलर्स हार्ड हो गया, आप ओवरनाइट डीप क्लीन शैम्पू छोड़ो, आप नेक्स्ट दिन सुबह आके पानी से साफ करो, आपका रोलर्स नरम हो जाएगा। यूवी चेंज ओवर के साथ कोई संबंध नहीं है। उतना डीप क्लीन शैम्पू लगाएंगे तो और ज़्यादा मैला आएगा। ये रोलर्स पे अगर थोड़ा भी क्वांटिटी रहता है, ये एक्चुअली प्लास्टिसाइजर से, रबर रोल जब भी बनता है उसके अंदर रोल को नरम करने के लिए प्लास्टिसाइजर जाता है। ये एक्चुअली प्लास्टिसाइजर से, आप रोलर के ऊपर प्लास्टिसाइजर छोड़ के रखा है तो यूवी इंक के साथ रिएक्शन करेगा वो, और अगला 2-3 घंटा तक आपको मैला देगा। Yeah, in fact we face ऐसे ही होता है, ये इसका कुछ काम नहीं है। But why don't you say a color clean paste we don't use it? नहीं, कलर क्लीन पेस्ट कलर चेंज ओवर के लिए है। आपको ग्लेज निकालना है सर। आप पहले साबुन लगाते, फिर शैम्पू लगाते, फिर मॉइस्चराइजर लगाते ना सर, बराबर ना सर। कलर क्लीन पेस्ट कभी लगता है जब भी आप कलर चेंज ओवर करेंगे। ये तो आप सिस्टम चेंज ओवर कर रहे हैं। Tomorrow if we have a special color in UV, then we need to apply the color clean paste and then the. यूवी कलर क्लीन के टाइम कलर क्लीन पेस्ट जो है ना सर, यूवी कंफर्टेबल नहीं है। पहली बात, टेक्नोवा अगर बोलता रहेगा तो बात अलग है, लेकिन कलर क्लीन पेस्ट ओनली फॉर कन्वेंशनल इंक, नॉर्मल इंक के लिए यूज़ होता है। उसमें किधर लिखा नहीं है दैट इज़ यूवी कंफर्टेबल। तो आप अगर यूज़ कर रहे हैं, फोकट में यूज़ हो रहा है। उसका टेक्निकल डेटा शीट पढ़ो। पहली बात, आप टेक्निकल डेटा शीट थोड़ा पढ़ो, उसमें किधर यूवी का नाम लिखा नहीं है। और आज के डेट में काफ़ी सारा कंपनी का यूवी का प्रोडक्ट नहीं है, यूवी कंफर्टेबल प्रोडक्ट नहीं है। आप ब्लैंकेट में घोष्टी में जाता है यूवी का, निकलने के लिए क्या है? कुछ है नहीं मार्केट में। इंडियन मार्केट में कुछ भी नहीं है। एक भिवंडी में कोई सप्लायर आया है अभी, वो बोलता है मैंने बनाया करके, अभी वो मालूम नहीं है, देखना पड़ेगा। ब्लैंकेट ख़राब करता है कि क्या मालूम नहीं है। Sir, and even the water dampening rollers, they need to be cleaned with the cleaning aid or the नहीं, wash. आप वॉश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फाइनली आपको IPA से हाथ मारना है। Okay. वॉश का कोई भी कंटेंट रहना नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो काफ़ी बॉचर का प्रोडक्ट आता है, एफर 1000 करके आता है, टेक्नोवा का मेट क्लीन करके आता है, उससे साफ करो। इसका एक चाहिए तो मैं आपको SOP भेज सकता हूँ। आप मेरा कार्ड या तो मुझे आपका नंबर भेज दीजिए, मैं करता हूँ। So one last question. हाँ सर। Sir, एक last question. हाँ चलेगा। हाँ सर, What question is it? बोलो ना सर। Achha sir, I've asked this question before also. In UV printing, I want to know if it's updated now. Basically, there is a limit to which whenever we do UV printing on plastic sheets, PVC sheets, we thermoform it, we emboss it.
So there's a limit to which we can emboss till the breakage happens. I mean, if the embossing or thermoforming happens till say 6 inches, 7 inches, the UV printing inks gets broken. So I don't know if your setup of ink is that feasible. Is it, basically, we're looking for elongated UV inks, something like what Polybond inks are. The Polytough inks. जो इंक्स अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में जो आप ढूंढ रहे हैं वो तो एक तो टेम्परेचर सेंसिटिव होना चाहिए, प्लस उसका जो हीट जब भी आप स्टैंपिंग कर रहे हैं दोनों को एक दूसरे के साथ सैंडविच कर रहे हैं उस टाइम पे वो टूटना नहीं चाहिए, और एडिशन भी प्रॉपर होना चाहिए। इंक्स अवेलेबल है, तो आप कांटेक्ट करेंगे तो मैं मेरा इंक्स दे दूँगा। थैंक यू। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं। थैंक यू सर, इट वाज अ ग्रेट सेशन। और अभी आपको कोई क्वेश्चंस रहेगा तो ऑफलाइन सर थोड़ी देर के लिए अवेलेबल है, आप पूछ सकते हैं। अपना नेक्स्ट सेशन SIES में 8 अप्रैल को है। इट वुड बी टेकन बाय प्रशांत दत्रे ऑफ ARITS। And the feedback form that you have, please fill the feedback form and submit it outside at the counter. Thank you so much. मेरा मेल ID यहाँ पे लिखा है, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है, ये मेरा पर्सनल मेल ID है, नोट डाउन कर सकते। कंपनी ID यूज़ नहीं करते, बहुत ज़्यादा मेल हो जाएगा।